तो दोस्त आज की क्लास आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे और इस कंसेप्ट से आपके बहुत ज्यादा सवाल आए हुए हैं। तो आज का टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम आप लोगों को दिख गया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिएगा भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं यार, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रजनन तंत्र। आखिर में ये प्रजनन होता क्या है, प्रजनन का मतलब क्या होता है, सारी बातों को यहां पर हम समझेंगे। प्रजनन कौन कौन करता है, कौन अलैंगिक प्रजनन करता है, कौन लैंगिक प्रजनन करता है ना भाई, और अलैंगिक प्रजनन करते हैं तो इसमें कौन कौन शामिल होता है ना भाई, कौन कौन से आपके जो ऑर्गन्स हैं वो आपके इंक्लूड रहते हैं। तो ये सारी बातें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके जी, चलिएगा भाई, बढ़ते हैं आगे की तरफ और सबसे पहले चीजों को समझते हैं। सबसे पहले आपके मन में यही सवाल आता होगा कि सर प्रजनन होता क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। चलो आइए समझते हैं, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन को देखते हैं और उसके बाद में इसको समझेंगे भाई। प्रजनन क्या है? प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है। प्रजनन क्या है? तो भाई मेरे, प्रजनन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है भाई, ये एक बायोलॉजी से जुड़ा हुआ प्रोसेस है भाई, जिसके द्वारा एक जीव अपने जैसा नया जीव उत्पन्न करता है। जिसके द्वारा होता क्या है? तो कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक नया जीव उत्पन्न करता है, तो वो आपका प्रजनन कहलाता है, वो आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है। समझ में आया मेरे भाई? चलिएगा भाई, अब बात करते हैं कि यार इसका उद्देश्य क्या होता है, क्या है इसका पर्पस, प्रजनन का पर्पस होता क्या है, आखिर में इसका उद्देश्य क्या है, आइए समझते हैं। देखो भाई, प्रजनन का उद्देश्य होता है मेरे भाई प्रजाति का संरक्षण करना, स्पीशीज कंजर्वेशन। अगर प्रजनन नहीं होगा, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीशीज आपकी विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि स्पीशीज आगे आपकी आएगी ही नहीं। जब नहीं आएगी तो स्पीशीज कहीं ना कहीं वो आपकी विलुप्त हो जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा उद्देश्य क्या हो सकता है? जनसंख्या का स्थायित्व, यानी कि पॉपुलेशन स्टेबिलिटी। अगर प्रजनन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन आपकी जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी, पॉपुलेशन आपकी फिर निरंतर कम होती जाएगी और धीरे धीरे फिर वो आपकी गायब हो जाएगी, है ना भाई। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तीसरी बात, आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स, है ना भाई। जो हमारे लक्षण है वो हमारे बच्चों में जाएं और बच्चों के लक्षण फिर उनके बच्चों में जाएं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो आनुवंशिक कैरेक्टर्स हैं उन आनुवंशिक कैरेक्टर्स को पास करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो वो हमारी एक विधि है, प्रजनन की विधि है। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? होपफुली कि यहां तक तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। ओके जी, चलो पढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखिएगा, अब प्रजनन आपका जो होता है, अगर हम जनरली देखें, अगर हम बात समझें बेटा जी, तो जनरली आपका जो प्रजनन होता है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार का होता है? एक प्रजनन आपका होता है अलैंगिक प्रजनन, दूसरा आपका होता है लैंगिक प्रजनन। एक होता है आपका अलैंगिक प्रजनन, दूसरा आपका होता है लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है बेटा जी? तो अलैंगिक प्रजनन आपका एक ही माता पिता के द्वारा संपन्न होता है। अलैंगिक प्रजनन आपका एक ही पेरेंट्स के द्वारा संपन्न हो जाता है, लेकिन लैंगिक प्रजनन आपके दो माता पिता के बीच में आपका होता है, तो वो आपका लैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन आपका जो होता है मेरे भाई, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोसेस, बहुत सारे इवेंट इसमें आपके क्या रहते हैं? तो इंक्लूड रहते हैं। गैमेटोजेनेसिस हो गया, या फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, गैमेट ट्रांसफर हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, पार्चुरेशन हो गया, ये सारे प्रोसेस आपके इसमें इंक्लूड रहते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन जो होता है ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है भाई, और ये कम टाइम में होने वाला एक प्रोसेस है। ये आपका बहुत ही लेस टाइम में हो जाता है, कम टाइम में हो जाता है, लेकिन यहां पर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यहां पर आपको वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। अगर कोई माता पिता में से कोई एक काला है तो जरूरी नहीं है कि बच्चा भी काला ही होगा। अगर माता गोरी है तो बच्चा हो सकता है गोरा हो जाए, अगर पिताजी काले हैं तो हो सकता है बच्चा आपका काला हो जाए। तो कहीं ना कहीं वेरिएशन आ रहा है ना बेटा जी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर कोई पेरेंट्स काला है तो बच्चा 100% काला होगा भैया, क्योंकि यहाँ पर नो वेरिएशन, यहाँ पर नो विविधता, नो वेरिएशन। बिल्कुल ये मानिएगा कि अलैंगिक जनन में फोटो स्टेट हो जाती है ना भाई, जैसा है बिल्कुल वैसा ही आपका आ जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है? तो यहां पर आपको वेरिएशंस देखने को मिलती है। यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है बेटा? तो यहां पर आपको विविधता देखने को मिल जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू अपोजिट सेक्स वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, है ना भाई। कौन? टू अपोजिट सेक्स वाले ऑर्गेनिज्म इसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
टू अपोजिट सेक्स ऑर्गन वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो इसमें आपके पार्टिसिपेट करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा? चलिएगा भाई, एक बात आप लोगों को और भी बतानी है कि अलैंगिक प्रजनन से जो प्रोजनी आती है, अलैंगिक प्रजनन से जो संतान आती है, अलैंगिक प्रजनन से जो संतति आती है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के सेम होती है, बिल्कुल डिट्टो सेम होती है भाई, है ना। इनसे जो प्रोजनी आती है ये प्रोजनी बिल्कुल ही आपकी सेम होती है। जो प्रोजनी सेम होती है इसके लिए ना एक वर्ड यूज किया जाता है, उस वर्ड को बोलते क्लोन। क्या कहते हैं बेटा? क्लोन वर्ड यूज किया जाता है, क्लोन वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है भाई। अब ये जो क्लोन वर्ड है ना, ये क्लोन शब्द का मतलब होता है कि अपने पेरेंट्स के बिल्कुल समान, जेनेटिकली समान और मॉर्फोलॉजिकली समान, यानी कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल ये अपने पेरेंट्स के समान होगा, उसको क्लोन वर्ड यूज करते हैं। तो क्लोन कहां पर यूज किया जाएगा? क्लोन शब्द आपकी अलैंगिक प्रजनन में यूज किया जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? होपफुली यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही सारे सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके जी, चल थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब ये अलैंगिक जनन जो होता है, ये अलैंगिक जनन किस किस में देखने को मिलता है और इसके कुछ टाइप भी होते हैं। तो एक बार में हम लोग सारे टाइप्स को देख लेंगे और यहीं से आपके प्रश्न आएंगे, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। ओके चलो आइए समझते हैं मेरे भाई। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना मेरे भाई, यह सरल होता है, यानी कि बिल्कुल ही सिंपल होता है। यह तेज होता है, यानी कि कोई धीरे धीरे प्रोसेस होने वाली नहीं है, ये फास्ट होता है एकदम से, और बिना गैमीट्स के होता है। यहां पर आपका गैमीट नहीं बनता है भाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो गैमीट फॉर्मेशन, नो गैमीट फॉर्मेशन, यहां पर कोई भी गैमीट आपका नहीं बनता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई बेटा? जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया जी। अच्छा भाई, अब इसके प्रकार भी होते हैं, कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलैंगिक प्रजनन के कुछ आपके टाइप भी होते हैं। सर जी क्या क्या टाइप होते हैं? तो आइए समझते हैं। सबसे पहला टाइप है आपका बडिंग। सबसे पहला टाइप क्या है बेटा जी? बडिंग। बडिंग क्या होता है? तो बड के द्वारा आपका नया ऑर्गेनिज्म आता है, और ये किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा? तो ये मोस्टली आपके ईस्ट के अंदर देखने को मिलता है। तो फटाफट से इस चीज को नोट कर लीजिएगा। बडिंग प्रोसेस कहां देखने को मिलेगी? सर बडिंग प्रोसेस ईस्ट के अंदर देखने को मिलेगी। दूसरी बात आपकी बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन किसके अंदर देखने को मिलेगा बेटा? बाइनरी फिजन अमीबा और पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलेगा। कहां पर मेरे लाल? अमीबा और पैरामीशियम के देखने को पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि ये कह सकते हो कि ये आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलेगा। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा आपको? क्या इतनी बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर जी बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा टाइप है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब हो गया टुकड़े टुकड़े, फ्रेगमेंट का टूटना। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये किस में देखने को मिलेगा? ये आपके स्पाइरो वगैरह में देखने को मिलेगा। ओके जी, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये स्टेम कटिंग और ग्राफ्टिंग ये आपके प्लांट्स में देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा गुलाब, तो गुलाब आप लोग जब लगाते हैं तो गुलाब का पता क्या करते हैं? गुलाब का जो तना है ना उसको काट के लगा देते हैं, भाई नया गुलाब निकल के आ गया, है ना। कनेर देख लो, कनेर को लगाते हैं इस तरीके से। या फिर ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में आप लोग स्वीट पोटैटो, है ना भाई, शकलगंदी, शकलगंदी आपकी जो होती है मेरे भाई, तो उसको क्या करते हैं? उसकी जो बेल होती है उसको कई सारे टुकड़ों में काट देते हैं और उसको लगा देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, नई आपकी शकलगंदी का पौधा आ जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है मेरे भाई? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। क्या आपको समझ में आया मेरे लाल? जल्दी से बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना बेटा। चलो इसके बाद में आता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन आपके राइजोफोर्स में देखने को मिलता है, जो कि एक फफूंद है, यानी कि एक फंजाई है, एक कवक है। तो ये सारे जो टाइप थे, ये सारे टाइप आपके अलैंगिक प्रजनन के थे। ये सारे टाइप आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखने को मिलते हैं। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? यहां तक सब कुछ डाउट सारे क्लियर हैं? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यार लैंगिक प्रजनन की बात करते हैं, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अभी बताया था, है ना। ये कैसा प्रोसेस है? तो ये आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा, ये कहीं महीनों में हो पाता है। तो ये आपका स्लो प्रोसेस होता है, ये आपका स्लो प्रोसेस है ना भाई। और इसमें गैमीट बनता है भाई। इसमें आपका क्या बनता है बेटा? तो इसमें आपका गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट का भी फॉर्मेशन इसमें होता है ना भाई। तो ये सारे इसमें स्टेप्स यूज होते हैं, लैंगिक प्रजनन में स्टेप्स यूज होते हैं। इसमें टू अपोजिट सेक्स ऑर्गेनिज्म आपके जो है इसमें इंक्लूड रहते हैं,
है ना बेटा, ये वाली बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ओके जी, चलिएगा भाई। एक सेकंड जरा रुकना भाई, है ना, तो एक कॉल आ गया है भाई, अभी आपको बताते हैं, करते हैं। हेलो, ओके, तो इतनी बात आप लोगों को यहां तक समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिएगा भाई, अब आइए देखते हैं ना, थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे ना कुछ स्टेप्स आप लोग के हैं उनको मैं यूज करूंगा भाई, है ना। चलो थोड़ा सा यहाँ पर ना कुछ स्टेप्स को मैं यूज करूंगा, कुछ जो आपके कहते हैं कि प्रोसेस जो है ना भाई, इवेंट्स आपके जो है उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे यूज करना चाहूंगा। चलो भाई, तो यहाँ पे 2 टाइप के गैमीट्स आपके बनते हैं। एक आपका नर गैमीट बनता है जिसको शुक्राणु कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। दूसरा आपका मादा गैमीट बनता है, फीमेल गैमीट, जिसको अंडाणु कहते हैं, ओवम कहते हैं। दोनों के संलयन के बीच में फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। द फ्यूजन ऑफ द 2 गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद में फिर आपका जाइगोट बनता है, फिर भ्रूण बनता है और अंत में शिशु का निर्माण होता है। तो ये जो आपके 3-4 जो पॉइंट लिखे हैं ना, ये 3-4 पॉइंट आपके कुछ इवेंट्स के द्वारा कंप्लीट होते हैं। तो क्यों ना हम उन इवेंट्स का नाम लिख लें, क्योंकि उन इवेंट्स के बिना ना कंसेप्ट थोड़े से वीक रह जाएंगे, कंसेप्ट थोड़े से अधूरे रह जाएंगे, है ना भाई। तो आइए उन कंसेप्ट को एक बार देख लेते हैं। यहां पर देखो भाई, सुनिएगा, यहां पर लिखेंगे इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन, इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। प्रजनन के कुछ आपके इवेंट्स होते हैं, प्रजनन के कुछ आपके मतलब स्टेप होते हैं, उनको यहां पर देख लेते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा भाई। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस को हिंदी में कहते हैं युग्मक जनन, युग्मक जनन कहा जाता है, युग्मक जनन कहा जाता है। ओके जी, इसको क्या बोलते हैं, इसको युग्मक जनन कहा जाता है। समझ में आया बेटा जी। तो सबसे पहला स्टेप आपका कौन सा है मेरे भाई, सबसे पहला स्टेप था आपका, यहां पर दोबारा लिख देते हैं, पहला स्टेप था आपका गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस यानी कि इसको बोलते हैं युग्मक जनन, है ना बेटा। अच्छा, अब इसकी परिभाषा को समझते हैं कि यार गैमीटोजेनेसिस क्या होता है। तो सुनिएगा बेटा, आपके ना वर्ड से ही ये कंप्लीट हो रहा है, क्लियर हो रहा है। गैमीटो का मतलब हो गया गैमीट, गैमीटो का मतलब क्या हो गया बेटा, गैमीट, है ना। और जेनेसिस का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या हो गया बेटा, फॉर्मेशन, या फिर आपका कह सकते हो बनना, बनना, है ना बेटा जी, बनना। तो यानी कि गैमीट का बनना, है ना बेटा, किसका बनना, तो ये गैमीट का बनना, युग्मक का बनना, युग्मक का बनना, ये क्या कहलाता है बेटा, तो ये आपका गैमीटोजेनेसिस कहलाता है। ये सबसे पहली स्टेप है भाई, ये सबसे पहला स्टेप है। ओके जी, ये सबसे आपका पहला स्टेप है। ओके, अच्छा भाई, अब ये युग्मक का बनना ना, ये आपके 2 तरीके का होता है, क्योंकि भाई सेक्स ऑर्गन्स आपके डिफरेंट है, तो ये 2 तरीके का होता है। एक आपका होता है मेल्स के अंदर बनना, यानी कि नर युग्मक का बनना, नर युग्मक का बनना, नर युग्मक का बनना। और दूसरा आपका होता है मादा युग्मक का बनना, मादा युग्मक का बनना। ये वाली बात आपको समझ में आई बेटा, जल्दी से बताओ, नर युग्मक का बनना और आपके मादा युग्मक का बनना। अच्छा, नर युग्मक को क्या कह रहे थे, तो सर जी नर युग्मक को ना हम स्पर्म कह रहे थे। क्या कह रहे थे बेटा, स्पर्म कह रहे थे, सही बात है बिल्कुल। और मादा युग्मक को क्या कह रहे थे, तो मादा युग्मक को हम लोग ओवम कह रहे थे, ओवम कह रहे थे। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा जी। अब एक बात बताओ, स्पर्म फॉर्मेशन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना भाई, स्पर्म का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगी। तो इसको यहां पर लिखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस यहां पर इसको लिखेंगे। ओके, और मादा युग्मक का बनना क्या करेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे oogenesis, oogenesis। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर है बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे बताओ फटाफट से। गैमीटोजेनेसिस युग्मक जनन हो गया, गैमीटोजेनेसिस का मतलब हो गया गैमीट का फॉर्मेशन, मेल में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल्स में आपका होता है क्या, oogenesis। यहां तक सारी बातें डन है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं
सेकंड स्टेप, अब सेकंड स्टेप क्या होगा, तो नर युग्मक का बन तो गया नर युग्मक, लेकिन अब ये नर युग्मक कहां पर ट्रांसफर होगा, फीमेल बॉडी के अंदर, क्योंकि भैया आगे संलयन, आगे फर्टिलाइजेशन, निषेचन आपका वहीं पर होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट स्टेप है आपका इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, क्या बात समझ में आई बेटा जी, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं वीर्य स्थानांतरण। क्या कहते हैं बेटा जी हिंदी में इसको हिंदी में कहा जाता है वीर्य का स्थानांतरण। क्या इतनी बात सभी प्यारे बच्चों को समझ में आई? यस सर, बिल्कुल इतनी बात समझ में आ गई है। अब इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है मेरे लाल, तो इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि मेल गैमीट का फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर होना। क्या इतनी बात किसी बच्चे को समझ में आ गई है बेटा, है ना? क्या इतनी बात किसी बच्चे को समझ में आ गई है? जल्दी से मुझे बताओ, सारी बातें आप लोगों को क्लियर हैं? इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है मेरे लाल, तो इंसेमिनेशन का मतलब यहां पर होता है कि मेल गैमीट का फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर होना, ये आपका इंसेमिनेशन कहलाता है। ओके, अब 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, अब आता है तीसरे स्टेप पे बात। भैया तीसरे स्टेप पे बात कर लेते हैं। तो यहां पर तीसरा स्टेप क्या होगा बेटा, अब स्पर्म आपका पहुंच गया है फीमेल बॉडी के अंदर, अब क्या होगा, अब होगा आपका फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है निषेचन। क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन या फिर आपका निषेचन, है ना भाई। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन में होगा फ्यूजन होगा, गैमीट का मिलना होगा, गैमीट का मिलना जुलना, दोस्ती करना, है ना भाई। हाँ भाई, तो यहां पर फ्यूजन होगा भाई। फ्यूजन किस किस का होगा बेटा, तो मेल गैमीट एंड आपका जो फीमेल गैमीट है बेटा, इन दोनों का क्या होगा बेटा, तो इन दोनों का आपका फ्यूजन होगा। अब एक बात बताओ बेटा, जब फ्यूजन हो गया तो क्या बनेगा, मेल गैमीट क्या था यहां पर, हैप्लॉइड था, यानी कि स्पर्म था। ओके बेटा, और यहां पर फीमेल गैमीट ये भी हैप्लॉइड था, ओवम था। अब क्या बन गया, तो इन दोनों के फ्यूजन से बन गया क्या, जाइगोट बन गया, है ना भाई, जाइगोट बन गया, भ्रूण बन गया। समझ में आया बेटा, जाइगोट कैसा हुआ, डिप्लॉइड हुआ, क्योंकि एन और एन दोनों मिल गए, तो अब ये कैसा हो गया बेटा, डिप्लॉइड हो गया, द्विगुणित हो गया, 2n हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस सर, इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई सर, कितना तो अच्छा आपने बताया, बहुत बढ़िया। तो अब ना 3 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए हैं। सर जी चौथा स्टेप क्या होगा बेटा, तो चौथा स्टेप आपका होगा इम्प्लांटेशन। क्या होगा बेटा, 4th स्टेप होगा आपका इम्प्लांटेशन। यानी कि भ्रूण का अब अंत स्थापित, है ना भाई, अब भ्रूण आपका अंत स्थापित होगा, इम्प्लांटेशन होगा। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो क्या ये इम्प्लांटेशन कहां पर होता है, तो इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर, है ना भाई, यानी कि इसको बोलेंगे एम्बेडेड ऑफ जाइगोट या फिर एम्ब्रियो, है ना, क्योंकि अब तो ये एम्ब्रियो बन गया ना, तो एम्बेडेड ऑफ एम्ब्रियो इन लाइनिंग ऑफ यूट्रस, है ना भाई, ऑफ यूट्रस, यानी कि गर्भाशय की जो परत होती है, गर्भाशय के अंदर अब आपका क्या होगा, तो यहां पे अब आपका क्या होगा बेटा, तो स्थानांतरण हो जाएगा, यानी कि एम्ब्रियो का आपका स्थानांतरण होगा। ठीक है भाई, अच्छा ये इम्प्लांटेशन भी हो गया। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, तो आगे अब आपका जो भ्रूण है वो फर्दर डेवलपमेंट होगा, फर्दर डेवलप होगा। अब कितने दिन तक होगा, 9 महीने तक, तो उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं बेटा, गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। गेस्टेशन पीरियड कितने समय का होता है, 9 महीने का होता है। 9 महीने भ्रूण क्या रहेगा, तो मां के गर्भ के अंदर रहेगा, मां के गर्भाशय के अंदर रहेगा। किसके लिए पढ़ा रहे हो सर बेटा, ये किसके लिए पढ़ा रहा हूं, चाहे आप नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लास 12th में हो भाई, यहां से कंसेप्ट आपके बाहर नहीं जाने वाले। ठीक है भाई, सारे कंसेप्ट आपके यहीं से रहने वाले हैं। गेस्टेशन पीरियड आपका 9 महीने का होता है। ठीक है भाई, यहां पर क्या होता है बेटा, तो यहां पर फर्दर डेवलपमेंट आपका यहीं पर होता है, फर्दर डेवलपमेंट आपका
यहीं पर आपका होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई मेरे लाल? यस सर, इतनी बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है। ओके चलो, अब भाई 9 महीने कंप्लीट हो गए, अब क्या होगा? अब होगा बारी, किसकी बारी? तो भैया लॉन्च होने की, यानी कि अब आपका जो बच्चा है वो जन्म लेने वाला है, तो उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन उसको कहा जाता है, यानी कि उसको प्रसव कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रसव। प्रसव का मतलब क्या होता है बेटा? प्रसव का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी, है ना भाई। अब बेबी का जन्म होगा, क्या होगा बेटा? बच्चे का जन्म होगा, बच्चे का जन्म होगा। तो ये जो सारे स्टेप्स हमने जो पढ़े हैं ना बेटा, इनको एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? इनको एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना भाई, क्योंकि अब तक हमने सारे ना स्टेप्स को समझा। क्या ये सारे स्टेप्स ना हमको डिटेल में पढ़ने हैं, क्योंकि ये सब एक दिन में तो हो नहीं जाएगा भाई। तो इनमें क्या क्या होता है, इनमें कौन कौन से हार्मोन्स का खेल होता है, किस किस हार्मोन से ये बनते हैं, इन सभी चीज़ों का यहाँ पर इसमें रोल रहने वाला है। लेकिन फिलहाल मुझे आप लोग बताओ, क्या इतनी बात आपको समझ तो आ गई है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है बेटा जी? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे वाली चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके बेटा, ओके बेटा, जल्दी से बताओ। चलो भाई आगे की चीज़ों को देखा जाए। चलो भाई आगे की चीज़ों को देख लेते हैं। तो आगे की चीज़ें क्या थी भाई? यहाँ पर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मानव के अंदर जो नर प्रजनन तंत्र है, मानव के अंदर जो पुरुष प्रजनन तंत्र है, इस पुरुष प्रजनन तंत्र को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है भाई, कि आखिर में पुरुष प्रजनन तंत्र के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें आपके इंक्लूड रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि पुरुष प्रजनन तंत्र के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं। चलो, पुरुष प्रजनन के अंदर सबसे पहले आपके वृषण आते हैं, टेस्टिज आते हैं, जो कि 1 पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 1 पेयर आपके यहाँ पर टेस्टिज देखने को मिलते हैं। दूसरा, इसके अंदर आपको एपिडिडाइमस, एक आपकी डक्ट होती है, एपिडिडाइमस, वो आपकी रोल प्ले करती है। इसके अलावा दूसरी डक्ट आपकी बासा डिफरेंस होती है। फिर कुछ आपकी ग्लैंड्स होती हैं जो कि इसमें रोल प्ले करती हैं, जैसे कि सेमाइनल वेसिकल, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, और उसके बाद में फिर आपका एक एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है जिसको बोलते हैं पेनिस, जिसको बोलते हैं लिंग, है ना भाई। तो ये कुछ आपकी डक्ट हैं, कुछ आपकी ग्लैंड्स हैं जो कि आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इंक्लूड्स रहती हैं। ओके, आइए समझते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिज की, कि टेस्टिज क्या होते हैं, वृषण होते क्या हैं। आइए समझते हैं। देखो, सबसे पहले वृषण की देखते हैं भाई। वृषण आपके 2 होते हैं। नंबर कितना होता है वृषण का? 2 होता है। वृषण अंडकोश में स्थित होते हैं। अंडकोश का मतलब हो गया स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है? तो स्क्रोटम एक थैली जैसी संरचना होती है जो कि हमारे एब्डोमेन के बाहर सिचुएट रहती है, हमारे पेट के अंदर नहीं होती, एब्डोमेन के बाहर ये सिचुएट रहती है। ठीक है भाई। दे आर 2 ऑफ देम लोकेटेड इन द स्क्रोटम। यहां पर शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी कि टेस्टिज के अंदर क्या होता है मेरे भाई? टेस्टिज के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। यहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी स्रावित होते हैं। अंडकोश का ताप 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर से। हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है, इस बॉडी के टेम्परेचर से 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है, जिससे शुक्राणु सही से बन पाते हैं। तो क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई बेटा? क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई बेटा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे बताओ यार, यहां तक किसी को, मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं दूसरी डक्ट की बात कर रहा था, वो डक्ट है आपकी एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या होता है? टेस्टिज के ऊपर कुंडलित जो नली होती है, इसको एपिडिडाइमस कहा जाता है। यहां पर शुक्राणु आपके क्या होते हैं? तो शुक्राणु यहां पर आपके परिपक्व होते हैं, शुक्राणु यहां पे आपके मैच्योर होते हैं। ये सवाल आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहां पर आपका ये PYQ है, आपसे क्वेश्चन में पूछा यह गया था कि आपके स्पर्म कहां पर मैच्योर होते हैं? तो मैच्योर आपके एपिडिडाइमस में होते हैं। यहां पर स्पर्म को मोटिलिटी भी मिलती है ना भाई। चलो, इसके बाद में दूसरा आता है बासा डिफरेंस। शुक्राणु को आगे ले जाने वाली जो नली होती है, द ट्यूब दैट कैरीज स्पर्म। शुक्राणु को आगे ले जाने वाली जो नली होती है उसको बासा डिफरेंस कहते हैं। ओके, इसके अलावा यह नली मूत्र मार्ग से जुड़ती है। दिस ट्यूब कनेक्ट टू द यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा से आपकी जुड़ती है।
ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये क्या करती हैं? तो सुनिएगा बेटा, सेमाइनल ग्लैंड्स आपकी जो होती हैं ये सेमाइनल फ्लूइड्स बनाती हैं। इसमें सेमाइनल फ्लूइड्स होता है बेटा जी, इसमें इस तरल में क्या क्या मिलता है बेटा? इस तरल में आपके न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इस तरल में आपको फ्रक्टोज मिलेगा, इस तरल में आपको एनर्जी मिलेगी और कुछ प्रोटेक्शन ऑफ स्पर्म करने के लिए आपके एंजाइम्स भी इसमें मिलते हैं। तो ये सब चीजें आपके सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स में आपको देखने को मिलती है। सेमाइनल फ्लूइड और अगर स्पर्म को दोनों को मिला दिया जाए तो आपका वीर्य बनेगा या फिर सीमन बनेगा। तो सीमन क्या होता है? सेमाइनल फ्लूइड और स्पर्म दोनों को मिलाकर आपका सीमन बनता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका यूरेथ्रा। अब ये यूरेथ्रा क्या होता है बेटा? तो यूरेथ्रा के ऊपर भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, पीवाईक्यू आपके इसमें भी आपके पूछे गए हैं। कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमन। कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमन को क्या कहा जाता है? तो यूरेथ्रा कहा जाता है। पेनिस शुक्राणुओं को महिला शरीर में पहुंचाता है। इट डिलीवर्स स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी। पेनिस क्या करता है? तो ये शुक्राणुओं को महिला शरीर के अंदर ये पहुंचाता है। ओके, चलो भाई, तो यहां पर हमने जो आज डिस्कस किया, अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया बेटा, वो क्या डिस्कस किया? वो डिस्कस किया आपका नर प्रजनन तंत्र, नर प्रजनन तंत्र को डिस्कस किया। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 है ना भाई। और इस पार्ट नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? तो महिला प्रजनन तंत्र को डिस्कस करेंगे। महिला प्रजनन तंत्र को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। क्या आप लोगों को ये समझ में आया बेटा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं थी बेटा? जल्दी से बताओ। इसी तरीके से आपकी फर्दर क्लासेस चलने वाली हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा सर पार्ट 2 कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा।